ओके, क्वेश्चन नंबर 111 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, अ प्रोसेस दैट इज बेस्ड ऑन आईपीसी मैकेनिज्म। आईपीसी एक मैकेनिज्म होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, विच एग्जीक्यूट्स ऑन डिफरेंट सिस्टम, जो कि डिफरेंट सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड कैन कम्युनिकेट विद अदर प्रोसेस, और वो अदर प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट भी कर रहा है, कम्युनिकेट विद अदर प्रोसेस यूजिंग मैसेज का यूज़ करके। ठीक है, बेस्ड कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। इस तरह की कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा ठीक है, तो क्या दिया गया है आपके ऑप्शन में? ऑप्शन ए कि क्या दिया हुआ है? लोकल प्रोसीजरल कॉल। ठीक है, लोकल प्रोसीजरल कॉल क्या होता है? ये एक तरीके से ये भी एक कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है जिससे हम एक, देखिए, एक होता है प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस के अंदर कई सारे क्या होते हैं? थ्रेड्स। ठीक है, जिनको हम लोग लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस के अंदर कई सारे थ्रेड्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं लाइट वेट प्रोसेस। ठीक है, तो इन लाइट वेट प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए हम एक मैकेनिज्म पे यूज़ करते हैं। इन लाइट वेट प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, लोकल प्रोसीजरल कॉल, LPC। ठीक है, एक सिस्टम के अंदर, एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस हो रहा है, उसके कई सारे सब प्रोसेस हैं, यानी कि लाइट प्रोसेस, जिन्हें हम लोग थ्रेड्स भी बोलते हैं, उनके बीच में प्रोसेस करने के लिए हम लोग LPC का इस्तेमाल करते हैं, लोकल प्रोसीजरल कॉल्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है? ऑप्शन बी क्या है हमारा? ऑप्शन बी है रिमोट प्रोसीजरल कॉल। रिमोट प्रोसीजरल कॉल, RPC। ये क्या होता है कि एक नेटवर्क में एक सिस्टम है, ठीक है, और उसी नेटवर्क में एक दूसरा सिस्टम है। यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, यहाँ कोई प्रोसेस हो रहा है। इनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए जो नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, हम एक मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उस मैकेनिज़्म का नाम है क्या? रिमोट प्रोसीजरल कॉल, RPC। ठीक है, रिमोट प्रोसीजरल कॉल का इस्तेमाल करते हैं एक नेटवर्क के अंदर दो अलग सिस्टम में काम करने के लिए, मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं? रिमोट प्रोसीजरल कॉल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। अब थर्ड ऑप्शन क्या है? सी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें क्या है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। देखिए, यहाँ पे थ्रेड्स के बीच में हो रहा था तो हम लोग LPC का इस्तेमाल कर रहे थे। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेट करने की जब बात आएगी, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करने की जब बात आएगी, एक ही सेम सिस्टम के अंदर, मतलब उसी सिस्टम के अंदर, एक ही सिस्टम के अंदर, तब हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? IPC का। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम होगा, वहाँ पे मैसेज बात करना चाहेंगे तो किससे करेंगे? RPC से। ठीक है, और एक प्रोसेस के अंदर दो थ्रेड्स के बीच में जब बात करेंगे तब क्या करेंगे? LPC का काम करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? डिफरेंट सिस्टम में, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। क्वेश्चन नंबर 112, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर बिगो इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, पूछा जा रहा है बिगो का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो बिगो नोटेशन क्या होता है? बिगो नोटेशन हमको बताता है वर्स्ट केस सिनेरियो बताता है किसी एल्गोरिदम का। ठीक है, और अपर बाउंड, आपके पास कोई एल्गोरिदम है जिसे एग्जॉस्टिव तरीके से यूज़ किया जा रहा है, और वो एल्गोरिदम अपने वर्स्ट केस में कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है, कितना इफ़िशिएंट वे में परफॉर्म कर रहा है, ये बताता है हमें बिगो नोटेशन। ठीक है, ओके। तो एक ग्राफ होता है, उसमें फंक्शन है fx, और ये है हमारा अपर बाउंड gx। ठीक है, ये हमको क्या बताता है कि आपका पास जो एल्गोरिदम है वो वर्स्ट केस सिनेरियो में कितना बेटर और कितना इफ़िशिएंट वे में परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो आपका ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ये है ये कि इट कैन बी यूज टू डिसाइड द बेस्ट एल्गोरिदम डेट सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। सपोज करिए आपके पास एक एल्गोरिदम, दो एल्गोरिदम, तीन एल्गोरिदम, आपके पास कुछ n नंबर ऑफ एल्गोरिदम है। आप चेक कर सकते हैं कि आपका इनमें से कौन सा एल्गोरिदम है जो वर्स्ट केस में भी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस
दे रहा है, तो ऑफकोर्स आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं कौन आपके लिए बेस्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी इट इज़ लोअर बाउंड ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ एल्गोरिदम, नहीं इट इज़ अपर बाउंड, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी इट डिटरमाइंस द मैक्सिमम साइज, ये डिटरमाइन करता है मैक्सिमम साइज ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो डायरेक्ट मैक्सिमम साइज़ आपको बताएगा किसी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, कोई किसी कुछ आपने मैक्सिमम साइज़ दे दिया तो वो टाइम बता दे, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक तरीके का रेट या ग्रोथ रेट बताता है, किसमें? टाइम और स्पेस के बीच में, टाइम और स्पेस के बीच में। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इससे ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा ए। ठीक है, ये हमें डिसाइड कराता है कि कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है? द एड्रेसिंग मोड यूज्ड इन अन इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म एड एक्स वाई, एड एक्स वाई। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है ये किस तरीके का एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है किस तरीके का एड्रेसिंग मोड है। तो आपके ऑप्शंस क्या है? डायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट, और क्या है? एब्सोल्यूट, और क्या है? इंडेक्स्ड। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट में नॉर्मली हम वे लोग वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं जिसमें इफेक्टिव एड्रेस रहता है। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में रजिस्टर हम लोग इस तरीके से देते हैं, जैसे कि ऐड रजिस्टर होगा कोई, ठीक है, R1 मान लीजिए रजिस्टर है, और एट एड्रेस रहेगा, एट एड्रेस, यहाँ पे कोई एड्रेस रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एड्रेस मैंने दे दिया 10110, कुछ ऐसा एड्रेस दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जिसमें हम लोग ऐड देते हैं रजिस्टर विथ इफेक्टिव ऐड, जहाँ पे हमारा डेटा है, जहाँ पे उसका हम लोग एड्रेस देते हैं। ठीक है, उसका हम लोग एड्रेस देते हैं। एब्सोल्यूट में क्या होगा? एब्सोल्यूट में हम लोग जब एड्रेस टू एड्रेस हम लोग डायरेक्ट एड्रेस टू एड्रेस क्या करेंगे? रजिस्टर टू रजिस्टर यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट में। फॉर एग्जांपल ऐड हो गया, ठीक है, R1, R2, R3, ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर्स का हम लोगों ने ऐड किया डायरेक्ट, यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं है। इंडेक्स में क्या होता है? इंडेक्स में हम लोग इंडेक्स रजिस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लस हम लोग इंडेक्स रजिस्टर के साथ हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंट्स का। ठीक है, इंडेक्स रजिस्टर का यूज़ करते हैं या तो कॉन्स्टेंट्स का। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडेक्स। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि ऐड एक्स वाई। ठीक है, नॉर्मली हम लोग डायरेक्ट मोड में, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा डायरेक्ट। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ए। ठीक है, ओके, चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। क्वेश्चन नंबर 114, इफ़ देयर इज़ मोर देन वन की फॉर ए रिलेशन schema in DBMS, then each key in a relation schema is classified as। ओके, आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन है ए प्राइम की, प्राइम की है, प्राइमरी की नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि प्राइम की नाम जैसा कुछ नहीं होता है, प्राइमरी की होता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? सुपर की। सुपर की क्या होती है? सुपर की एक सेट होती है जिसमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं एट्रीब्यूट्स के, जिनसे हम एक रो को डिफाइन कर सकें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है। ठीक है, टेबल में कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे आधार नंबर है, ठीक है, यहाँ मोबाइल नंबर है, यहाँ लास्ट नेम है, ठीक है, यहाँ एम्प्लॉय नंबर है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इन सभी एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके अगर कोई रिलेशन टपल निकालने की कोशिश करूँ, ऑफ कोर्स मिल जाएगा मुझे। आधार कार्ड, मोबाइल लास्ट नंबर, हाँ, एम्प्लॉय नंबर, ऑफ कोर्स मिल जाएगा। सभी का अगर मैं इस्तेमाल कर दूँ तो बिल्कुल मुझे मिल जाएगा, एक टपल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये क्या है? हम लोग पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं? पूरा एट्रीब्यूट्स को ले रहे हैं। ठीक है, तो छोटा तो नहीं है एट्रीब्यूट, ये मतलब ये है कि ये मिनिमल तो नहीं है। हमने सभी एट्रीब्यूट्स को ले लिया अपने रो को डिफाइन करने के लिए। अगर इन्हीं में से अगर मैं ये बोलूँ कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, आधार नंबर, एम्प्लॉय नंबर और कैंडिडेट और मोबाइल नंबर, ये खुद ही
ये सिंगल खुद ही रो को डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? ये यूनिक होते हैं, पूरे के पूरे कॉलम में क्या होते हैं? यूनिक होते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं प्राइमरी की बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? यूनिक चाहिए। सारे के सारे जो नंबर्स हैं, जो भी हमारे कॉलम के अंदर जितने भी डेटाज हैं, वो सभी के सभी क्या होने चाहिए? यूनिक होने चाहिए, नल भी नहीं होने चाहिए, तभी प्राइमरी की के लिए वो एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो यानी कि प्राइमरी की ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और इनमें से कोई क्या होगा? कोई प्राइमरी की बन सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, प्राइमरी की बनने के लिए कई सारे क्या हैं? कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। कई सारे कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हैं, यानी कि ये भी बन सकता है, कि ये भी बन सकता है, और कि ये भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन बनेगा कौन? कोई एक बनेगा। तो प्राइमरी की होते कितने हैं? एक होते हैं। जो प्राइमरी की के लिए एलिजिबल होते हैं उनको हम कैंडिडेट की कहते हैं, ठीक है। और ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट को कंबाइन करके अगर जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते, वो एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें हमारे एक टपल, एक रो को, एक रो और एक टपल को आइडेंटिफाई कर सकें, उनको हम लोग कहते हैं सुपर की, ठीक है। सुपर की जो होते हैं वो मिनिमल नहीं होते हैं, सुपर की जो होते हैं मिनिमल नहीं होते हैं, वो बड़े होते हैं, ठीक है। वो बड़े होते हैं और मिनिमल नहीं होते हैं। तो आप देखेंगे उन्हीं सुपर की में से कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकेंगे आपके पूरे रो को या टपल को। तो उनमें से जो आइडेंटिफाई कर सकता है रो को, फॉर एग्जांपल आधार नंबर, एम्प्लॉय नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब क्या होते हैं? इनको कहते हैं हम लोग कैंडिडेट की। अब इन कैंडिडेट की में से कोई एक हमारा बनता है प्राइमरी की, ठीक है। कोई एक बनता है प्राइमरी की। हमारा क्वेश्चन है क्या? कि हमारे पास मोर देन 1 कीज़ हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनके मोर देन 1 कीज़ है का क्या मतलब? ये सब मोर देन 1 कीज़ हैं, तो यानी कि हम लोग उनको बोलते हैं कैंडिडेट की, ठीक है। प्राइमरी की नहीं बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी की सिंगल होता है, ठीक है। कैंडिडेट की कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, कैंडिडेट की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। क्वेश्चन नंबर 115, प्रोसेस दैट periodically checks status of an IO devices is known as। हमें उस प्रोसेस के बारे में बताना है जो कि periodically, जो समय समय पे चेक करता हो स्टेटस IO डिवाइसेस का, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, डिवाइसेस को चेक करता हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है? कोल्ड स्वैप। ओके, कोल्ड स्वैप। अच्छा, एक होता है कोल्ड स्वैप, एक होता है हॉट स्वैप, ठीक है। ओके, तो देखिए, एक होता है कोल्ड स्वैप, एक होता है हॉट स्वैप। सपोज़ करिए आपके पास मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल चल रहा है और आपने क्या किया? 3.5 mm जैक मोबाइल में लगाया और निकाल दिया। ये 3.5 mm जैक जब लगाया और निकाल दिया, देखेंगे आप आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे लगाने या निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या फॉर एग्जांपल आप पेन ड्राइव लीजिए, पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाइए, निकाल दीजिए, पेन ड्राइव अब चलती रहेगी, अरे लैपटॉप आपका चलता रहेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वहीं अगर आप लैपटॉप चल रहा है, आप रैम निकाल दीजिए, लैपटॉप बंद हो जाएगा। आप बैटरी निकाल दीजिए मोबाइल की, बैटरी मोबाइल बंद हो जाएगी। आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव अगर यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल आप हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं, आप चला रहे हैं, चल रहा है, निकाल दीजिए, आपका लैपटॉप चल रहा होगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप अगर जैसे आप गेम खेल रहे हैं, अगर आप ग्राफिक कार्ड निकाल देंगे, अगर सीपीयू में से ग्राफिक कार्ड निकाल देंगे तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो ये क्या है? जब सिस्टम के चलने पर अगर किसी हार्ड ड्राइव, किसी डिवाइस को अगर मैं निकाल दूं, किसी डिवाइस को मैं अगर निकाल दूं और उस डिवाइस पे, उस सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम ना हो चलने में, उस डिवाइस को चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उस तरीके के डिवाइस को हम लोग कहते हैं, या उस तरीके की स्वैपिंग को कहते हैं हम लोग हॉट स्वैप, जब प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अगर मैंने चलते हुए मोबाइल फ़ोन में से अगर 3.5 mm जैक निकाल दिया तो मोबाइल मेरा एक्टिव रहेगा, बंद नहीं होगा, चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसे। बट अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं और कंप्यूटर में लगा हुआ है ग्राफिक कार्ड, ठीक है, ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, अगर ग्राफिक कार्ड को मैं निकाल दिया, तो आपका कंप्यूटर हो जाएगा बंद, ठीक है। सपोज़ करिए अगर मैं मान लीजिए रैम लगा हुआ है सीपीयू के अंदर, अगर मैं रैम को निकाल दिया तो सीपीयू बंद हो जाएगा। तो
इन चीज़ों को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने डिवाइस को बंद करना होगा, यानी कंप्यूटर को बंद करके हम इनसे ये कंपोनेंट निकाल सकेंगे। तो इस तरीके की जो स्वैपिंग हो रही है, स्वैपिंग ही हो रही है एक तरीके से, हम कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट्स को निकाल दे रहे हैं फिर लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं फिर लगा रहे हैं। तो स्वैप कर रहे हैं एक तरीके से, रिप्लेस कर रहे हैं फिर लगा रहे हैं, रिप्लेस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, निकाल रहे हैं लगा रहे हैं। तो इस तरीके की जो स्वैपिंग होती है उनको हम लोग कहते हैं कोल्ड स्वैपिंग। जब हमें डिवाइसेस को बंद करके कोई चीज़ करनी होती है तो उस तरीके की हम लोग क्या, उस तरीके की स्वैपिंग कहते हैं कोल्ड स्वैपिंग। और चलते हुए एक्टिव डिवाइस के अंदर हम कोई स्वैपिंग करते हैं एक्टिव डिवाइस के अंदर, फॉर एग्जांपल मोबाइल हो गया, उसमें से जैक निकाल दिया, ठीक है, या मान लीजिए पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाए हुए थे, निकाल दिया, हमारा लैपटॉप चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इस तरीके की स्वैपिंग कहते हैं हॉट स्वैप, जिससे हमारा सिस्टम को किसी तरीके से चलने में डिस्टर्बेंस ना हो, इंटरप्ट ना आए, ठीक है, किसी तरीके का एक्सटर्नल इंटरप्ट ना आए। तो उस तरीके की जो स्वैपिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं हॉट स्वैप। और जहाँ पे इंटरप्ट आ जाता है चलते समय उसको, और बंद करके हमें उस डिवाइस कंपोनेंट को निकालना पड़ता है, उसको कहते हैं कोल्ड स्वैप। ओके, तो ये तो चेक नहीं करता है, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ठीक है, ये चेक नहीं करता है। आईओ इंस्ट्रक्शंस, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन से चेक करते हैं हम लोग प्रोसेस, नहीं, इससे भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। क्या है, सी, पोलिंग। पोलिंग एक प्रोसेस है जिससे हम लोग बार बार हर कुछ समय पे जाके हम लोग चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम के साथ कौन किस किस टाइप के या किस किस तरीके के कंपोनेंट अटैच हैं, कितने तरीके के इनपुट आउटपुट डिवाइस अटैच हैं, हर कुछ समय पे जाके हम लोग चेक करते हैं। ये एक प्रोसेस है जो टाइमली जाके हमारे आईओ डिवाइसेस को चेक करता है, ठीक है, कि क्या क्या हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं पोलिंग। इस टाइप की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोलिंग, ठीक है, जो बार बार टाइमली जाके चेक करता रहता है कि क्या क्या डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के साथ या सिस्टम के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी होगा आपका आंसर, ठीक है। पोलिंग, डीलिंग ऐसा कुछ नहीं है, डीलिंग कुछ नहीं करता है, पोलिंग करता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। Question number 116. Consider a system with m resources of same type being shared by n process. Resource can be requested and released by the process only one at a time. अच्छा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक सिस्टम है जिसमें m रिसोर्सेज हैं और n प्रोसेसेस हैं। m रिसोर्सेज m और n प्रोसेस हैं, एक दूसरे पे शेयर हो रहे हैं, जिसमें कि रिक्वेस्ट और रिलीज वन एट अ टाइम की हो रहा है, ठीक है, वन एट अ टाइम हो रहा है। तो हमको दिए कितने हैं रिसोर्स, m रिसोर्सेज दिए गए हैं, ठीक है, m रिसोर्सेज दिए गए हैं और n प्रोसेस दिए गए हैं। ओके, अब सपोज करिए कि आपके पास एक प्रोसेस है जो x1 यूनिट रिसोर्स मांग रहा है, x1 यूनिट रिसोर्स मांग रहा है, ठीक है। आपके पास एक प्रोसेस 2 है जो कि x2 रिसोर्स मांग रहा है, यूनिट रिसोर्स, और P3 एक प्रोसेस है जो कि x3 यूनिट रिसोर्स मांग रही है, ठीक है। ऐसे डॉट 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 हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेस हैं, ठीक है, जो कि कितने रिसोर्सेज मांग रहे हैं, xi यूनिट रिसोर्स मांग रहे हैं। तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये इनकी मैक्सिमम नीड है, ये क्या है, मैक्स नीड है, ये क्या है, मैक्स नीड है, हमने मान लिया मैक्स नीड है, ठीक है, ये इनका मैक्स नीड है। अच्छा, ये तो मैक्स नीड है, ठीक है। अब इनका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, इनका वर्स्ट केस सिनेरियो कि इनके पास वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, अगर मैं प्रोसेस में से अगर x1 - 1 कर दूं, प्रोसेस 2 में से x2 - 1 कर दूं, प्रोसेस 3 में से x3 - 1 कर दूं, डॉट 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 xn डैश xi - 1। तो ये जो कंडीशन अभी हो गई, सारे मैक्सिमम नीड में से मैं अगर एक एक यूनिट माइनस कर दूं तो ये जो सिनेरियो बनेगा, ये क्या बनेगा, इनका वर्स्ट केस सिनेरियो बनेगा, सभी प्रोसेस का क्या बनेगा, वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। और ये जो पूरे प्रोसेस हैं एक सीक्वेंस में होंगे, ठीक है, एक सीक्वेंस में होंगे 1 by 1। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, x1 - 1 सम x2 - 1 प्लस x3 - 1 प्लस डॉट 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 प्लस xi - 1, ठीक है। और इस x1 x2 x3 डॉट डॉट xi को अगर मैं सिग्मा xi माइनस 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो n, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इस
ये जो कंडीशन है ये हमें इंश्योर करती है कि ये जो कंडीशन है ये डेडलॉक फ्री नहीं है, ठीक है, डेडलॉक फ्री नहीं है। ये इंश्योर करती है कंडीशन कि ये जो कंडीशन है कि अगर मैं हर प्रोसेस में से एक यूनिट रिसोर्सेज अगर माइनस कर दूं मैक्सिमम नीड में से, तो ये जो हमारे पास सिचुएशन आई है, ये सिचुएशन हमें शो करती है कि ये इंश्योर करती है कि ये जो प्रोसेस है ये डेडलॉक फ्री नहीं है। अच्छा, ऐसे सिचुएशन को अगर मुझे डेडलॉक फ्री करना है, ऐसे सिचुएशन को डेडलॉक फ्री करना है, अगर मैं इसमें एक यूनिट ऐड कर दूं, एक यूनिट क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो ये जो पूरी सिचुएशन है ये क्या होगा, डेडलॉक फ्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वन एट ए टाइम कर रहा है। सपोज करिए इसको, इस x1 को एक यूनिट की ज़रूरत है। अगर मैं इसमें एक यूनिट मिल जाए इसको यहाँ पे, तो ये जो प्रोसेस है डेडलॉक फ्री हो जाएगा। अगर ये जो प्रोसेस है डेडलॉक फ्री हो जाएगा और हमें कंडीशन में दी गई है कि रिसोर्स कैन बी रिक्वेस्टेड एंड रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ओनली वन एट अ टाइम, तो ये अपने रिक्वेस्ट और यूनिट को रिलीज़ कर देगा। जैसे ही इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा ये अपने यूनिट को रिलीज़ कर देगा, तो प्रोसेस 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये अपने यूनिट को रिलीज़ करेगा, ये प्रोसेस 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करते करते हमारे सारे प्रोसेस एक एक रिक्वेस्ट करेंगे और अपना जो यूनिट है रिलीज़ करते हुए चले जाएंगे और सभी डेडलॉक फ्री हो जाएंगे, अगर मैं इसमें एक यूनिट ऐड कर देता हूँ तो, ठीक है। अच्छा, तो इससे हमें क्या पता चला कि सिग्मा xi माइनस n क्या है, ये हमें क्या बताता है, डेडलॉक फ्री नहीं है, इसकी कंडीशन शो करता है, ठीक है, इसकी कंडीशन शो करता है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि होनी क्या चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि ज़्यादा होने चाहिए तभी वो डेडलॉक फ्री होगा। हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा होने चाहिए इस कंडीशन से, तभी वो डेडलॉक फ्री होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m क्या है, m है हमारा रिसोर्स, ठीक है। m इज़ ग्रेटर देन सिग्मा xi माइनस n, हमारा जो रिसोर्स है वो क्या होना चाहिए, वो जो मैक्सिमम नीड है, जो मैक्सिमम नीड माइनस नंबर ऑफ प्रोसेस से कम होना चाहिए। क्या, रिसोर्स ज़्यादा होना चाहिए, और ये जो कंडीशन है सम ऑफ मैक्सिमम नीड माइनस n, ये क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज से कम होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में ये जो कंडीशन बनेगी हमारी, ये क्या होगी, ये डेडलॉक फ्री होगी। तो हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, m, इस n को इधर ले लें, प्लस n इज़ ग्रेटर देन सिग्मा xi, ठीक है। तो ये क्या हो गया, m प्लस n, और ये क्या है, सम ऑफ मैक्स नीड, सम ऑफ ऑल मैक्स नीड, ठीक है, सम ऑफ ऑल मैक्स नीड। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सम ऑफ ऑल मैक्स नीड इज लेस देन m प्लस n, यस, m प्लस n इज ग्रेटर देन समेशन xi इज इक्वल टू सम, मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल मैक्स नीड, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे। क्वेश्चन नंबर 117, द आउटपुट ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर इज, लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट क्या होता है, लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट होता है टोकन्स, ठीक है, जो भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रिंट, पाइथन में अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है प्रिंट रब, ठीक है, तो टोकन्स क्या होंगे, 1 2 3 4 टोकन्स, ठीक है। टोकन इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम, ठीक है। सेट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होंगे, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होंगे, सिंटैक्स ट्री नहीं होंगे, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है, सेट ऑफ टोकन्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू क्या कंसिस्ट करता है, एएलयू करता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट करता है, ऑप्शन ए एएलयू कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी एएलयू कंट्रोल यूनिट मॉनिटर नहीं करता है, एएलयू कंट्रोल यूनिट, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर क्या क्या रखता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर सीखिए, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट क्या क्या रखता है, कंप्यूटर सिस्टम, पूरा सीपीयू मतलब आप पूरा कंप्यूटर सिस्टम मत समझिएगा, ठीक है, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या क्या रखता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि वो माइक्रोचिप जो होती है माइक्रो प्रोसेसर वाली, ठीक है, इसमें एएलयू भी होता है, सीयू भी होता है, ठीक है, और रजिस्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है।
ALU कंट्रोल यूनिट रजिस्टर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 119 क्या है? डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर A09D। A0 119 का क्वेश्चन, A09D। ये क्या दिया हुआ है? हेक्साडेसिमल में। इसके किस में बनाना है? डेसिमल में बनाना है, ठीक है, डेसिमल में बनाना है, ठीक है। तो ठीक है, नॉर्मली कैसे करते हैं? देखिए 16 का मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। 16 ऐसे बना लीजिए, 1 1 1 16 256 4096, ठीक है। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई, डी का 1 से कर लीजिए, 9 का 16 से कर लीजिए, 0 का 256 से कर लीजिए, इसका ऐसे कर लीजिए। देखिए क्या आ रहा है? डी क्या होता है? डी होता है हमारा, डी होता है 13 इंटू 1, 9 इंटू 16, ठीक है। 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा तो 0 छोड़ दीजिए। ए यानी कि 10 इंटू 4096, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 40960, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो +144 प्लस 13, ठीक है। सम कर लीजिए, 0 4 3 7 6 4 10 1 1 1 10 1 11 11 कैरी 1 1 1 4 4 1 1 7 आ गया आपका डेसिमल में। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 120 क्या है? द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन PCM इन विच PCM इज डन। PCM क्या होता है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को यहाँ रही है आपके यहाँ, ठीक है, उसको क्या करता है? मॉड्यूलेशन, वो डिस्क्रीट या डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो ये एनालॉग से डिजिटल करने के लिए कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ सीक्वेंस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग? जो एनालॉग सिग्नल आती है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग उनकी सैम्पलिंग लेते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग लेते हैं, इसकी सैंपल, कुछ इसका सैंपल, कुछ इतने दूरी का सैंपल, कुछ इस टाइम का सैंपल, इंस्टेंटेनियस सैंपल लेते हैं, क्षण भर का, छोटे छोटे टाइम्स का, स्लॉट्स का हम लोग सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद क्या करते हैं? उनको क्वांटाइज करते हैं। क्या करते हैं? क्वांटाइज करते हैं। क्वांटाइज करने का क्या मतलब? कि जब हम लोग इसमें बनाते हैं, मॉड्यूल्स में बनाते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा बिट बढ़ जाती हैं, कुछ रिडंडेंट बिट होती हैं, उनको क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं रिफाइन करने पे, ठीक है, एक्सक्लूड करते हैं। तो एक्सक्लूड करने के बाद क्या करते हैं? क्वांटाइज करने के बाद हम लोग करते हैं उसकी इनकोडिंग। क्या करते हैं? इनकोडिंग। इनकोडिंग का क्या मतलब? डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं या डिजिटल सिग्नल में 0 और 1 के बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ठीक है। तो एनालॉग टू डिजिटल करने के लिए हम लोग PCM का इस्तेमाल करते हैं। PCM में कुछ स्टेप्स होते हैं, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, इनकोडिंग, ठीक है। ओके, तो आपका फर्स्ट पेपर यहीं पे द एंड होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में, ठीक है। चलिए, इसी के साथ 120 क्वेश्चन इस पेपर के फिनिश।